चलिए पढ़ते हैं। हम लोग को आज जो पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का चौथा क्लास हो जाएगा। 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चौथा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोगों ने अभी तक बात किया उसको एक झलक देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया था, तो इसमें बताया था इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन में बताया गया था कि जो हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, इन्हेलेशन। सांस लेना इन्हेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। ये इन्हेलेशन था, ये जो बाहर निकाला गया इसको क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। नहीं, तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। इसमें कुछ कुछ बात हम लोग किए हैं, कहाँ तक किए हैं, तो इसमें नोज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और नेजल कैविटी। नोज और नेजल कैविटी, ये जो आपको दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसी में आप देखो नोज और नेजल कैविटी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये नेजल कैविटी बताया था, तो इसमें बताया गया था कैसे PSCCGE होता है, कैसे फॉरेन पार्टिकल जो भी है बैक्टीरिया डस्ट उसको कैसे ये रोक लेता है, नहीं रेस्ट एयर को अंदर ले जाएगा। तो ये जो इसी को बोला गया था नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के ऊपर आएंगे तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगियोफेरिंग्स, लेरिंग्स और फेरिंग्स का मिक्सचर, इसको बोला गया था लेरिंगियोफेरिंग्स, यहाँ तक। फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़े ट्रेकिया, नहीं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्री, सब के बारे में पढ़े। तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ, नीचे की ओर जो आएगा तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप बोले थे। यही ट्रेकिया डिवाइड होता चला जाएगा, ट्रेकिया डिवाइड होता चला जाएगा, ढेर सारा यहाँ पे जो डिवीज़न होता जाएगा। नहीं, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, तो इसमें बताया गया था रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में बताया था, और दूसरा ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री में बताया गया था कि जहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, ब्रोंकियल ट्री उसको बोलते हैं जहाँ गैसियस एक्सचेंज की बात हम लोग नहीं करते हैं, तो वो ब्रोंकियल ट्री था। और जो अब उसके बाद बताया गया था रेस्पिरेटरी ट्री, जो ब्रांचेस था अंदर में, तो रेस्पिरेटरी ट्री जहाँ गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, तो ये सब बताया था। तो यही इसके अंदर घुसता जा रहा है, तो इस तरह का क्या आपको दिख रहा है, ये सब ब्रांचेस दिख रहा है। प्राइमरी था, इसी में सेकेंडरी, इसी में टर्सरी, टोटल पल्मोनरी के बारे में बात किया गया था, नहीं। और इसी में जब और अंदर गए तो रेस्पिरेटरी ट्री जो आया था उसी में फिर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एल्वोलाई। यही क्या आपको दिख रहा है, एल्वोलाई। तो इसी एल्वोलाई से रिगार्डिंग हम लोगों को बात करना है। हम लोग को जो बात करना है आज के क्लास में, एल्वोलाई के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे इसमें, तो आइए देखते हैं एक बार एल्वोलाई को अलग से। एल्वोलाई को जो देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एल्वोलाई, तो मैं एक फिगर आपके सामने डाल रहा हूँ। तो पहले तो लंग्स वाला फिगर एक देखते हैं, लंग्स, उसके बाद एल्वोलाई पे आता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, लंग्स। ये जो आपको दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या दिख रहा है, ये राइट साइड का लंग्स है और ये लेफ्ट साइड, और बीच में जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, हार्ट। ये जो है ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या है, हार्ट। हार्ट यही होता है, इधर लेफ्ट लंग्स, इधर राइट लंग्स। तो पिछले क्लास में बताया था लेफ्ट राइट लंग्स जो है इसको 3 लोब में बांटा गया है। ये सुपेरियर लोब बोला गया था, ये बताया गया था मिडिल, और ये इन्फेरियर या पोस्टीरियर। और इसमें बात किए थे ये सुपेरियर है और नीचे वाला इन्फेरियर। पिछले क्लास में ये सब डिस्कस किए थे हम लोग लंग्स के बारे में। तो यही क्या है, लंग्स। तो लंग्स के बाद जो हम लोग बात करेंगे, तो इसी में इसी लंग्स जो यहाँ पे दिख रहा है इसी का यूनिट, लंग्स का यूनिट, जहाँ एक्चुअल में क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज। तो जो गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं वो कहाँ पे होगा, एल्वोलाई में। जो गैसियस एक्सचेंज के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे वो कहाँ पे होगा बच्चों, तो एल्वोलाई। तो एल्वोलाई को क्या बोले थे, यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वोलाई जो है, यही जो लंग्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी लंग्स का क्या होता है, यूनिट। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लंग्स के फंक्शन को अगर आपको समझना है तो आपको एल्वोलाई का फंक्शन जानना जरूरी है। लंग्स के फंक्शन को समझने के लिए आपको एल्वोलाई का फंक्शन जानना
जरूरी है। ये तो देखते हैं हम लोग इसमें। आज का हेडिंग ही हमारा होगा क्या, एल्वोलाई के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो एल्वोलाई के रिगार्डिंग तो हम लोग बात करेंगे ही। तो इसी पे ले लेते हैं एल्वोलाई का। हम लोग एल्वोलाई की जो बात कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि एक एल्वोलाई और दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ मैं एक एल्वोलाई और। तो एल्वोलाई में जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, एल्वोलाई। ये एक एल्वोलाई है, इसी एल्वोलाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये जो एल्वोलाई है, ढेर सारा एल्वोलाई को अगर जोड़ा जाए तो एल्वेओलर सैक, एल्वेओलर सैक, ये जो आपको दिख रहा है ये एल्वोलाई है। एक जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, एल्वोलाई है। ये एक एल्वोलाई है। और ऐसा ऐसा ढेर सारा एल्वोलाई जब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो यही सब मिल के क्या बनाया है, एल्वेओलर सेक। एल्वेओलर सेक जब आपस में जुड़ता है तो यही डक्ट के माध्यम से ऊपर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एल्वेओलर डक्ट। और यही डक्ट आगे बढ़ेगा तो ब्रोंकियोल्स इस सब में आएगा। फिर ऊपर हम लोग इसी तरीके से चलते चले जाएंगे, नहीं, ब्रोंकियोल्स और उसके बाद ऊपर हम लोग इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। तो हम लोग को जो यहाँ पे बात करना है फिलहाल, तो आइए एल्वोलाई से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि एल्वोलाई क्या होता है। अब आज का हेडिंग जो हो जाएगा एल्वोलाई, आज का हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, एल्वोलाई या यूनिट ऑफ लंग्स। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग। हमारा आज का हेडिंग एल्वेओली या एल्वोलाई जो बोलते हैं हम लोग, इसी एल्वोलाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स। इसी को बोला गया था, इसी को बोला जाता है यूनिट है ऑफ लंग्स। हम लोग जो लंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ जो लंग्स दिख रहा है, इसी लंग्स का यूनिट किसको बोलते हैं, एल्वोलाई। नहीं, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें जो लंग्स है, प्रत्येक लंग्स में जो लोब है, लंग्स में क्या है, हमारा लोब मौजूद है। जैसे ये राइट साइड का जो लंग्स है, तो इसमें एक सुपेरियर लोब बताया था, मिडिल लोब इस तरीके से बताया गया था, और नीचे इन्फीरियर लोब इस तरीके से बताया गया था। तो जो लंग्स का लोब है, इस लोब को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक लोब को फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो कोई एक लोब के बारे में बात करेंगे, तो ईच लोब फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्या, लोब्यूल्स बाय सेप्टा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लंग्स में जो लोब है, तो आप कह सकते हो ईच लोब, ईच लोब इज फर्दर डिवाइड। पहले तो लंग्स को डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड बाय सेप्टा ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू से इसको फिर से डिवाइड किया जाता है। और वही जो कनेक्टिव टिश्यू से फर्दर जो डिवाइड किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को बोला जाएगा एल्वेओलर सेक। क्या नाम लेते हैं, तो यही सब डिवाइड होके क्या बनाएगा, एल्वेओलर सेक। ये एल्वेओलर सेक में आ जाएगा। और फिर ये जो एल्वेओलर सेक है, इसको फिर फर्दर डिवाइड करेगा, जो एल्वेओलर सेक को फर्दर डिवाइड करेगा। अब एल्वेओलर सेक जो आया, तो जो ढेर सारा एल्वेओलर सेक है, तो इसको जो डिवाइड करेगा, तो एक एल्वेओलर सेल में को जो डिवाइड करेगा तो आ जाएगा एल्वोलाई। नहीं, एल्वोलाई जो आएगा तो आपको बता दूं, तो ढेर सारा एल्वोलाई मिलके, तो कितना एल्वोलाई, 3 से 4 एल्वोलाई मिलके बनाता है एल्वेओलर सेक। तो ये जो बनेगा एल्वेओलर सेक, इट इज फॉर्म बाय कनेक्शन ऑफ 3 to 4 क्या, एल्वेओलाई। 3 से 4 एल्वोलाई जब मिलेगा तब जाके क्या बनता है, एल्वेओलर सेक।
तो एल्वोलाई सब जुड़ के एल्वेओलर सेक बनाया। ये जो एल्वोलाई है जिसके बारे में मैंने क्या लिखा, यूनिट है। यही क्या होता है, यूनिट। किसका यूनिट है, ऑफ लंग्स। लंग्स का यूनिट इसी एल्वोलाई को बोला जाता है। आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स जो हम लोग बोलेंगे वो किसको बोला जाता है, एल्वोलाई। तो यूनिट बोल दिया, तो इसी एल्वोलाई को आप बोल सकते हो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो लंग्स की जो बात करते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे एल्वोलाई का। अप्रॉक्स जो ह्यूमन का जो लंग्स है 300 मिलियन एल्वोलाई का बना होता है दोनों लंग्स। अगर मैं राइट साइड का लंग्स और लेफ्ट साइड का लंग्स दोनों को मिला दूं तो ह्यूमन में, इन ह्यूमन कितना होगा, लगभग अगर हम लोग बात करें अप्रॉक्स 300, क्या लिखता है, मिलियन, मिलियन एल्वोलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। ह्यूमन की अगर बात करें तो कितना एल्वोलाई है, 300 मिलियन एल्वोलाई ह्यूमन में मौजूद होता है दोनों लंग्स मिला के। तो एल्वोलाई को आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इसी को एक आसान तरीके से समझाया जाए आपको, तो जैसे एक अंगूर, एक जो अंगूर है ये एक एल्वोलाई है। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा अंगूर एक गुच्छे में रहता है, ये भी एल्वोलाई है, ये भी एल्वोलाई है, और इस तरह से ये भी एल्वोलाई है। तो यही जो एल्वोलाई सब जो जुड़ा, तो ये क्या है, एल्वोलाई है। और यही पूरा ग्रुप का गुच्छा को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वेओलर। जो पूरा गुच्छा है इसी का नाम है यहाँ पे जो बताया, एल्वेओलर सेक। तो ये एल्वेओलर सेक है, और फिर ढेर सारा एल्वेओलर सेक सब मिलाएंगे तो फिर लंग्स का हम लोग जो यहाँ पार्ट किए हैं वो सब बनता चला जाएगा हमारा लंग्स का। तो बच्चों 300 मिलियन जो एल्वोलाई है, अगर हमारे लंग्स को पकड़ के खींचा जाए, अगर इसको सीधा खींच दे तो जो सरफेस एरिया तैयार होता है 300 मिलियन एल्वोलाई में, या यूँ कहिए कि अंगूर को काटते जाए और इसको साइड बाय साइड जोड़ते जाए तो लगभग 70 से लेके 100 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया तैयार हो जाएगा। 70 टू 100 मीटर स्क्वायर का क्या तैयार हो जाएगा, हमारा सरफेस एरिया। आप कह सकते हो कि टेनिस का कोर्ट तैयार हो जाएगा। आप कह सकते हो ये क्या तैयार हो जाएगा, हमारा टेनिस का कोर्ट तैयार हो जाएगा। नहीं, वॉल ऑफ एल्वोलाई की जो हम लोग बात करते हैं इसमें दो लेयर होता है, आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर। तो आइए वॉल पे जरा सा बात करते हैं, एल्वोलाई का वॉल हटाओ, क्लीन कर रहा हूँ। तो वॉल ऑफ एल्वोलाई जो होता है, या आप ऐसे लिखो, वॉल ऑफ एल्वोलाई, पहले लिख देता हूँ तब समझाता हूँ। वॉल ऑफ एल्वोलाई की जो बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ टू, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टू लेयर। वॉल ऑफ एल्वोलाई जो बना होता है ये दो लेयर का बना होता है। कौन सा लेयर, तो जैसे आप एक फिगर बनाओ, ये मान लीजिए एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई का जो वॉल है तो दो लेयर से बना होता है। तो इसी को मैं डबल कर देता हूँ, या एक कलर और ले लेते हैं। इसमें दो लेयर का बना होता है। वॉल ऑफ एल्वोलाई की जो बात करें ये 2 लेयर का बना होता है, एल्वोलाई का वॉल। तो ये जो 2 लेयर है इसमें, तो बाहर वाला जो लेयर होता है, तो इधर वाला देखें तो आउटर है, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर किसका बना हुआ है, तो आपको याद रखना होगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। आउटर लेयर किसका बना होता है, येलो फाइब्रस
कनेक्टिव टिश्यू का, मेड अप ऑफ इसका बनेगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो आउटर लेयर बना हुआ है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और जो इनर लेयर है, इनर लेयर भी यहाँ पे मौजूद है, अंदर से जो लेयर है, तो मैं उसको पिन चेंज कर लेता हूँ। येलो वाला जो बनाया था यही इनर लेयर के बारे में बात कर रहा है, इसी से सटा सटा चलेगा इनर लेयर। ये येलो वाला जो बना रहा हूँ अंदर का लेयर है, तो इनर लेयर भी किसी का बना होगा। तो एल्वोलाई में जो इनर लेयर बना होता है ये किसका बना रहेगा? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का। तो मैं इधर लिख देता हूँ इनर लेयर जो है, ये इनर लेयर ये जो बना होता है ये किसका बनेगा बच्चों? तो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। तो अंदर में क्या होगा? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है। तो जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है तो जरा गौर कीजिएगा, इस तरीके से स्क्वामस शेप का एपिथेलियम है, कोई कोई बड़ा भी होगा इसमें, कहीं कहीं बड़ा भी होता है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, तो यही जो पार्ट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को मैंने दिखाया है, और इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को बोला जाता है नीमोसाइट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीमो। क्या बोला जाएगा? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नीमोसाइट। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नीमोसाइट्स। लेकिन क्या है कि नीमोसाइट्स की जो बात करें ये दो तरह का है, नीमोसाइट्स दो तरह का है। तो पूरा नीमोसाइट्स है, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे जो छोटा वाला पोर्शन बना हुआ है, छोटा छोटा, इसमें जो ये वाला पार्ट है तो ये भी नीमोसाइट्स ही है। तो छोटा वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाएगा नीमोसाइट्स फर्स्ट। छोटा वाले को बोलते हैं हम लोग नीमोसाइट्स फर्स्ट, और ये जो बड़ा वाला है इसको भी नीमोसाइट्स ही बोलेंगे, नीमोसाइट्स सेकेंड। तो नीमोसाइट्स फर्स्ट और नीमोसाइट सेकेंड, इसका मतलब नीमोसाइट्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दो तरह का है, फर्स्ट और सेकेंड की यहाँ पे बात कर रहा है, नीमोसाइट्स सेकेंड नहीं। तो नीमोसाइट्स फर्स्ट क्या करेगा और नीमोसाइट सेकेंड क्या करेगा? तो आपको बता दूं नीमोसाइट्स हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। खासकर अगर बात करूं नीमोसाइट्स फर्स्ट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। नीमोसाइट्स फर्स्ट की जो बात करेंगे किस में हेल्प करेगा? गैसियस एक्सचेंज में। और जो नीमोसाइट सेकेंड है, जो लार्जर सेल है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नीमोसाइट सेकेंड। ये क्या करेगा? सरफेक्टेंट निकालेगा। ये क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। किसको सिक्रीट करेगा? लेसिथिन। ये क्या सिक्रीट करेगा? लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में लेसिथिन जो है इसका भी कुछ ना कुछ वर्क होगा, तभी तो यहाँ बना है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट कोलैप्सिंग। ये रोकता है, ये या यूँ कहिए कि रिड्यूस करेगा किसको? सरफेस टेंशन को कम करेगा। सरफेस टेंशन को कम करेगा तो ये क्या करेगा? कोलैप्स होने से इसको क्या करेगा? बचा लेगा। नहीं तो सरफेस यहाँ पे जो है ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये क्या काम करेगा? तो आप लिख सकते हो प्रिवेंट, रोकेगा कोलैप्सिंग। ये लेसिथिन क्या करेगा? नीमोसाइट सेकेंड कोलैप्स करने से इसको बचा लेता है। नहीं तो आप बोल सकते हो कि सरफेक्टेंट, एक्ट्स एज सरफेक्टेंट। तो लेसिथिन एक्ट्स एज,
तो ये इसी लेसिथिन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके तरह बिहेव करेगा। तो एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट, ये किसके तरह बिहेव करेगा? सर्फेक्टेंट के तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं एल्वोलाई का, तो एल्वोलाई में हाईली सप्लाई होता है, बहुत ही ज़्यादा या रिचली सप्लाई होता है किसका? डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। नहीं, एल्वोलाई इज रिचली सप्लाई बाय डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। नहीं, एल्वोलाई की जो बात कर रहे हैं, एल्वोलाई इज रिचली या डेंसली सप्लाई बाय ब्लड कैपिलरी। ब्लड क्यों सप्लाई होगा ब्लड कैपिलरी? तो एक्चुअल में इसी जगह पे क्या होना है? गैसियस एक्सचेंज। एक्चुअल साइट है किस चीज़ के लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। जो गैसियस एक्सचेंज होना है ह्यूमन के केस में, जो गैसियस एक्सचेंज होना है, तो उसमें हाईली सप्लाई होता है, या यूँ कहिए कि ब्लड सप्लाई जो होता है, तो यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होना है। बच्चों यहाँ पे एल्वोलाई की जो बात करते हैं, इसमें स्मॉल पोर सब भी मौजूद होता है, तो उसको मैं बताता हूँ, तो थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, ज़्यादा घिसपिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ज़रा देखिए, एल्वोलाई के वाल में क्या मौजूद होगा? पोर। जैसे इधर बताता हूँ, एक एल्वोलाई इधर बना लेते हैं। तो इधर एक एल्वोलाई मैं बनाऊँ इस तरीके से, तो ये तो इनर वाला हो गया। इसी के साथ साथ मैंने आउटर डबल लेयर के बारे में बताया, ये इस तरीके से। और ह्यूमन के एल्वोलाई में क्या मौजूद होता है? पोर, छेद मौजूद होगा। जैसे यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, इस तरह से पोर सब मौजूद होता है। ह्यूमन के एल्वोलाई में क्या होगा? पोर मौजूद होगा। और ये जो पोर मौजूद होगा, तो इससे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज आसानी से होगा। डिफ्यूजन के लिए पोर मौजूद होता है एल्वोलाई में। और ये जो पोर है, इसको एक नाम दिया जाता है, पोर ऑफ कून। क्या बोलते हैं हम लोग? पोर ऑफ खून, KUHN, खून। पोर ऑफ खून बोला जाता है। पोर ऑफ खून का होना ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, ये इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका? ऑफ मेमेलियन लंग्स। मेमेलियन लंग्स। तो मैमल्स के लंग्स के यूनिट की जो बात करें एल्वोलाई में, पोर ऑफ कून होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है मेमेलियन लंग। नहीं, मेमेलियन लंग्स के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। बच्चों मैमल्स का या ह्यूमन का जो लंग्स है वो कैसा होता है, उस पर अब जरा सा बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिख रहे हो? लिख लो, जल्दी करो। पोर ऑफ कून होता है। तो मैंने, जब तक आप लोग लिख रहे हैं सुन लीजिए फिर से, मैंने क्या बोला कि लंग्स का यूनिट है एल्वोलाई। एल्वोलाई की जो बात करें तो आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, इनर लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, जिसको हम लोग निमोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर मैंने बताया निमोसाइट्स दो तरह का होता है। छोटा वाला जो दिख रहा है आपको स्क्वामस सेल, उसको बोला जाता है निमोसाइट्स फर्स्ट। बड़ा वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निमोसाइट सेकेंड। निमोसाइट फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज में मेनली हेल्प करेगा, डिफ्यूजन वहाँ से होगा। और निमोसाइट सेकेंड जो है लेसिथिन सिक्रीट करता है, जो सर्फेक्टेंट का काम करता है। आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। और ये जो लेसिथिन होता है ये क्या होता है? फास्फोलिपिड, जो प्रिवेंट करता है लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है। ठीक, फिर बताया कि एल्वोलाई जो होता है रिचली सप्लाई है या डेंसली सप्लाई होता है किसका? ब्लड कैपिलरी का। बहुत ही ज़्यादा उसमें एल्वोलाई में क्या मौजूद होगा? ब्लड कैपिलरी सब।
ताकि गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हो पाए। ह्यूमन का या मैमल्स का जो लंग्स है उसका जो एल्वोलाई है उसमें छेद होता है, नहीं पोर, छोटा छोटा पोर आपको मिलेगा, उसको पोर ऑफ कून के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नहीं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है किसका, मैमेलियन लंग्स का। तो मैमल्स का लंग्स क्लियर है, हटाऊँ? तो देखो मैं पूरा हटा रहा हूँ। तो मैमेलियन लंग्स की जो बात कर रहे हैं, ये जो आपको लंग्स यहाँ पे सामने में दिख रहा है, ये किसका लंग्स है? तो ये मैमेलियन लंग्स है। तो इसी मैमेलियन लंग्स पे बात कर रहे थे हम लोग। तो मैमल्स का जो लंग्स होता है सॉलिड एंड स्पंजी नेचर का होता है। मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पंजी, स्पंज की तरह, स्पंजी इन नेचर। मैमल्स का जो लंग्स है सॉलिड और स्पंजी नेचर्स का होता है। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि मैमल्स के लंग्स में या हम लोगों के लंग्स में क्या एब्सेंट होता है? मसल्स। मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स ऑफ मैमल्स, या ह्यूमन भी आप लोग लिख सकते हैं मसल्स। मसल्स, मसल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट इन ह्यूमन लंग्स। मैमल्स भी लिख सकते थे हम लोग, तो हम लोग को मेनली ह्यूमन पे बात करना है, ह्यूमन्स लंग। मसल्स एब्सेंट है, और मसल्स ही नहीं है, यही रीजन है कि इसका सेल्फ पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है। तो मसल्स आर एब्सेंट, यही रीजन दिया जाता है मसल्स एब्सेंट होने के कारण। सो क्या बोला जाएगा? द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा, नहीं, इज एब्सेंट, एब्सेंट। मतलब ये खुद से ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और ना रिलैक्स। और यही रीजन है कि मैमेलियन लंग्स को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसके कारण जो सेल्फ पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं है, तो ह्यूमन के लंग्स को या मैमल्स के लंग को संकन लंग्स के नाम से भी जानते हैं। संकन लंग क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसमें मौजूद नहीं होता है। तो ये लंग्स के बारे में बच्चों बात की। लंग्स जो है हमारा बहुत ही डेलिकेट होता है, हमारा जो लंग्स की हम लोग जो बात करते हैं बहुत ही क्या है? डेलिकेट है। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, हमारे लंग्स को ज़बरदस्त प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। अब लंग्स को प्रोटेक्ट करवाना है, तो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पे केज, पिंजरा की तरह स्ट्रक्चर बना के रखता है। लंग्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए? केज लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, पिंजरा की तरह स्ट्रक्चर बना के रखता है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप लिख रहे हो क्या? लिख लिए? नहीं। तो देखो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ बताया आपको, ह्यूमन का या मैमल्स का जो लंग्स है तो सॉलिड और स्पंजी नेचर का होगा। दूसरा क्या बताया कि मसल्स इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मसल्स ह्यूमन के लंग्स में नहीं होता है, मैमल्स के लंग्स में नहीं होता है। और मसल्स ना हो तो इसीलिए इसमें सेल्फ पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग संकन लंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा मसल्स भी साथ में दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मसल्स, नहीं, हम लोग जो यहाँ पे दिखा रहे हैं तो मसल्स। तो हमारा जो लंग्स है इसी के अंदर में है। तो फिलहाल मैं मसल्स कुछ हटाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए, आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो फिलहाल कुछ मसल्स को मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये सब जो मसल्स है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं, गर्दन वाला भी मसल सब है, ये सब बाद में हम लोग बात करेंगे मसल्स पे। ये सब जो मसल्स आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो अब आपको दिख रहा है, पीछे वाला ये भी हटा दूँ।
तो अब यहाँ पे जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक केज। केज बोले तो पिंजरा। थोरेक्स क्यों बोले? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये नीचे से अगर इसको देखोगे तो ये वाला पोर्शन ये डायफ्राम का है। नहीं, ये वाला पोर्शन किसका है बच्चों? ये वाला पोर्शन जो है ये डायफ्राम है। ये जो कलर मैंने किया तो ये डायफ्राम है। नीचे वाला पोर्शन होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांट देता है। ये जो डायफ्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटता है। ये जो डायफ्राम यहाँ पे इस तरह से डोम शेप स्ट्रक्चर है, दो पार्ट में बांटता है। इसके ऊपर का पार्ट थोरेसिक और इसके नीचे का पार्ट एब्डोमेन। मतलब हमारा बॉडी में इस जगह पे क्या है? डायफ्राम है। तो डायफ्राम के ऊपर का पार्ट थोरेसिक रीजन कहलाता है और उसके नीचे का पार्ट जो हम लोग बात करें एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। नहीं तो हम लोग जो बात करते हैं, हमारा लंग्स कहाँ पे मौजूद है? तो थोरेसिक रीजन में। डायफ्राम के ऊपर है तो लंग्स ही नहीं, हमारा हार्ट भी इसी रीजन में होता है। लंग्स और हार्ट हमारा इसी थोरेसिक रीजन में होता है। तो हमारा जो थोरेसिक रीजन जो बना हुआ है, इसमें ढेर सारा बोन आपस में मिल के हमारा क्या बना है? थोरेसिक रीजन बना है, जिसको हम लोग थोरेसिक केज के नाम से भी जानते हैं। जिसको किस नाम से हम लोग जानेंगे? थोरेसिक केज। केज बोले तो पिंजरा, पिंजरा। केज बोले तो पिंजरा। तो पिंजरा में हमारा लंग्स रहता है, तो इसको कवर किया हुआ रहेगा। आइए देखते हैं कि थोरेसिक केज को कौन कौन कवर करके रखा है। जैसे बीचों बीच ये जो बोन आपको दिख रहा है, ये एस्टर्नम कहलाता है। ये बोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर्नम। इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। नहीं, इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेस्ट का टोटल वेट इसी बोन पे रहता है, या ज़्यादा वेट कहिए, टोटल नहीं, ज़्यादातर वेट ब्रेस्ट का जो होता है ह्यूमन फीमेल का, तो यही एस्टर्नम पे होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है एस्टर्नम का, तो आगे से वेंट्रल पोर्शन जो है हमारा, तो वो कवर किया हुआ रहता है। कौन? एस्टर्नम। पूरा एस्टर्नम ये है। तो वेंट्रल पोर्शन की जो हम लोग बात करें, तो ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है? हमारा एस्टर्नम। तो यही एस्टर्नम हमारा क्या है कि जो ब्लिंक करता हुआ पोर्शन है, ये एस्टर्नम होता है। तो एस्टर्नम हमारा आगे से, वेंट्रल पोर्शन जो हमारा है थोरेसिक केज का, तो ये बीचों बीच यहाँ पे एस्टर्नम है। यहाँ पे अगर उंगली डालोगे तो गड्ढा ऐसा महसूस होगा, और फिर नीचे आओगे तो फिर एक गड्ढा ऐसा यहाँ पे महसूस होगा। तो ये दोनों के बीच का जो बोन है, नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर्नम। तो ये एस्टर्नम हमारा वेंट्रल पोर्शन को कवर किया हुआ है, एस्टर्नम। इसके बाद आगे से देखो रिब सब है। रिब 12 पेयर रिब होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर नीचे 8 9 10 होता है, और पीछे से देखोगे तो 11 और 12 दिखेगा आपको। नहीं तो आगे से एस्टर्नम के अलावा और कौन कवर किया हुआ है? तो रिब। आगे से रिब कवर किया है। लेटरल साइड से पूरा क्या है? रिब केज है। लेटरल साइड ये हो गया हमारा साइड वाला। तो साइड व्यू अगर देखें तो साइड व्यू में क्या है? हमारा रिब्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर, नहीं, इस तरह से रिब्स। बैक साइड में आए तो बैक साइड का भी मोस्टली पोर्शन रिब्स ही कवर किया हुआ है। प्लस क्या है? बैकबोन। तो मैं एक काम करता हूँ, ये रिब्स को बारी बारी से मैं हटा के आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो ये जो रिब्स है, तो रिब्स में जो हम लोग बात करते हैं ये वाला पोर्शन, ये पहला रिब्स है। ये पहला रिब्स है। इसको ब्लिंक करवाते हैं तो रिब्स नंबर 1 है। इसी तरह से रिब्स नंबर 2 है। नहीं, ये रिब्स 2 है। इधर जो हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट नीचे रिब्स नंबर 3 है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो रिब्स है। तो रिब्स क्या करता है? वेंट्रल पोर्शन के साथ साथ लेटरल को भी कवर किया हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ पे रिब्स की बात करेंगे, रिब्स तो टोटल ये रिब्स आपको किधर का दिख रहा है? ये आपको राइट साइड का रिब्स दिख रहा है। ये राइट साइड रिब्स जो बैक तक आया हुआ है। तो वेंट्रल पोर्शन में एस्टर्नम जो कि मैंने हटा दिया है यहाँ पे, एस्टर्नम के अलावा हमारा क्या कवर किया हुआ है? रिब्स। इसी तरह से लेटरल पोर्शन भी रिब्स, बैक साइड में भी मोस्टली रिब्स, लेकिन बैकबोन भी है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो फिलहाल मैं रिब्स को हटा देता हूँ। ये राइट साइड के रिब्स को हटा दिया, और लेफ्ट साइड का जो रिब्स है, सेम वही बात इसमें भी होगा कि बैक साइड से भी रिब्स है। लेटरल पोर्शन जो हमारा इस साइड का है रिब्स कवर किया हुआ है, और आगे से भी क्या है? रिब्स कवर किया है। तो रिब्स को अगर मैं हटा दूं इधर से, ये भी हटा दिया, तो रिब्स तो हट गया। रिब्स तो हट गया, तो पीछे और आगे से तो क्लियर हो गया, लेकिन नीचे से कौन कवर करके रखा है? डायफ्राम। ये वाला जो मसल्स आपको दिख रहा है यही क्या है?
डायफ्राम का है। यहाँ पे ये वाला जो मसल्स आपको दिख रहा है, यही मसल्स हमारा क्या है बच्चों, डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर ही कौन मौजूद है, हमारा लंग्स मौजूद है। डायफ्राम के ऊपर ही हमारा लंग्स मौजूद है। ऊपर से एंटीरियर पे देखें तो ये बोन कॉलर बोन, ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये नहीं, ऊपर से कवर कौन किया हुआ है, ये कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, क्लेविकल जो बोन होता है, ये बोन ऊपर से कवर करके रखता है, ये वाला बोन। और इधर से ये लेफ्ट साइड का था और ये राइट साइड का क्लेविकल बोन है। इसके अलावा ऊपर से कौन है, गर्दन, ऊपर से गर्दन भी है, ये गर्दन वाला पोर्शन ये भी कवर किया हुआ है ऊपर से। नीचे से तो कौन कवर किया है, डायफ्राम। ऊपर से गर्दन और क्लेवियल बोन। आगे से क्या था, आगे से क्या था, स्टर्नम और रिब। लेटरल साइड से कौन कवर किया था, रिब। और पोस्टीरियर से रिब भी था और पीछे ये बैकबोन। जो थोरेसिक के रीजन में जो बैकबोन है, तो 12 पेयर यहाँ पे बैकबोन होता है। थोरेसिक स्पाइन की जो बात करें तो अगर आप इसको काउंट भी करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 12 पेयर। ये सॉरी पेयर नहीं, 12 बोन यहाँ पे मौजूद होगा। तो चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो ये क्या है, यही जो मैंने आपको बताया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज, पिंजरा। थोरेसिक केज के बारे में हम लोग बात किए, या पिंजरा के बारे में जो हम लोग बात किए, यही था थोरेसिक केज। क्लियर है? तो थोरेसिक केज आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं थोरेसिक केज, तो हमारा कहाँ पे मौजूद है थोरेसिक केज, तो हमारा जो थोरेसिक केज की जो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे मौजूद है, तो हमारे थोरेसिक रीजन में मौजूद है। थोरेसिक केज की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कहाँ पे मौजूद है, हमारा थोरेसिक रीजन में मौजूद है। नहीं, थोरेसिक केज, तो इसमें देखो यही जो थोरेसिक रीजन वाला पोर्शन है, थोरेसिक रीजन वाला ये सब, ये पूरा चेस्ट वाला पोर्शन हमारा क्या है, थोरेसिक रीजन वाला पोर्शन है। नीचे आपको क्या दिख रहा है, डायफ्राम। नीचे क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, यही पोर्शन क्या दिख रहा है, डायफ्राम। तो ये इसी सब मिला के क्या बनाया हमारा थोरेसिक केज। तो नीचे से डायफ्राम, ऊपर से गर्दन था, क्लेवियल बोन था, क्लेवियल बोन था। आगे से क्या था, एस्टर्नम था, और रिब। लेटरल साइड से भी क्या था, रिब के बारे में हम लोग बात किए। पोस्टीरियर बैकबोन भी था और रिब्स भी था। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि हमारा हमारा जो ये बना हुआ है थोरेसिक केज, तो थोरेसिक केज में आपको लिखना होगा, जैसे छोटा हेडिंग डालता हूं मैं, हमारा अभी का हेडिंग क्या हो जाएगा, थोरेसिक केज। नहीं, केज, केज बोले तो पिंजरा। केज का मतलब क्या हो जाता है, पिंजरा। तो पिंजरा, थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज क्या है, तो एक तरीके से अगर बात करें तो थोरेसिक केज किसको हम लोग बोलेंगे, कवरिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी। कवरिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी मैक थोरेसिक केज। तो लिखा जाएगा कवरिंग ऑफ, किसका कवर, कवरिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी। नहीं, कवरिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी नहीं, इसी को क्या बोला जाएगा, मेक थोरेसिक केज। मेक थोरेसिक केज। कवरिंग जो है वही बनाएगा क्या, थोरेसिक केज। अब थोरेसिक केज की जो बात करें तो एंटीरियर सरफेस कौन होता है, ऊपर से जो हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर से, इसी को क्या बोलता है, एंटीरियर सरफेस। और आपको बता दूं ऊपर से कौन कवर करके रखा है, तो ऊपर से जो कवर किया था, तो यहाँ पे एक बोन बताया था, यहाँ पे बोन था, क्लेविकल बोन इसी को बोल रहा था। और ऊपर से क्या था, गर्दन था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंटीरियर वाला जो कवर करके रखता है, कौन करके रखता है बच्चों, तो बोन का नाम लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, क्लेविकल बोन, और प्लस हमारा कौन सा पोर्शन, नेक। नेक वाला पोर्शन हमारा कवर करके रखता है। नीचे से कौन कवर करके रखा है, तो यहाँ देखिए आपको डायफ्राम दिख रहा है, ये जो डोम से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डायफ्राम का ही है। ये जो डोम से स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं, तो ये पूरा डायफ्राम ही है। सॉरी, ये जो पोर्शन
दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा डायफ्राम। तो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा, इस साइड से जो हम लोग देखेंगे तो पोस्टीरियर की बात कर रहा है, तो ये पोस्टीरियर को कौन कवर किया हुआ है, पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस में जो हमारा मौजूद होगा वो क्या हम लोग बात करेंगे, नहीं, डायफ्राम मौजूद होगा। अब हो गया डॉर्सल, तो डॉर्सल तो इसके बैक साइड में चला गया, तो मैं साइड में लिख देता हूँ डॉर्सल सरफेस, इधर जो साइड में अंदर से होगा डॉर्सल, इसमें दिखाना मुश्किल है तो मैं लिख के बता रहा हूँ डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे क्या क्या कवर होगा, तो एक तो बैकबोन होगा हमारा, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल बोन भी बोल सकते हैं आप, या कॉलम, नहीं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ क्या, एंड रिब्स, ये वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। वेंट्रल सरफेस आगे से, तो आगे वाला पोर्शन यही है, तो आगे में मैंने यहाँ एक बोन बताया, नहीं, जिसको बोले थे क्या, एस्टर्नम। तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल, वेंट्रल साइड जो है इसका, या सरफेस, ये कवर कौन कौन किया है, एस्टर्नम है एंड रिब्स। और जो लेटरल वाला है, लेटरल साइड व्यू, तो साइड कहीं का भी हो, यहाँ लिख देता हूँ साइड वाला, इस साइड का क्या हो गया, लेटरल साइड, लेटरल साइड कौन कवर करके रखेगा, रिब्स। यही सब जो मिलेगा, तो यही सब मिलके क्या बना देता है, हमारा पूरा का पूरा थोरेसिक केज, हमारा पूरा का पूरा क्या बनाएगा, थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज बना के रख देता है बच्चों, क्लियर है कि थोरेसिक केज क्या है। अब जो थोरेसिक केज के बारे में बात किए, तो हम लोग अब थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। डायफ्राम, कि डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम कहाँ पे मौजूद है, तो हमारा जो थोरेसिक केज है उसी में क्या मौजूद है, हमारा डायफ्राम की बात करते हैं हम लोग। हमारा डायफ्राम जो मौजूद है कहाँ पे मौजूद है, तो थोरेसिक केज में। तो इसी डायफ्राम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये वाला जो डायफ्राम जो नीचे की ओर दिख रहा है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सामने में जो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, डायफ्राम, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, नहीं, तो यही क्या है हमारा डायफ्राम। तो यही डायफ्राम के रिगार्डिंग हम लोगों को बात करना है कि डायफ्राम में क्या क्या है। डायफ्राम क्या होता है, तो मस्कुलर सेप्टम विच फाउंड ओनली इन मैमल्स और क्रोकोडाइल। तो सबसे पहले तो हमारा एक हेडिंग डाल दूं, तब फिर इसके बारे में लिखूं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, नहीं, डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है कौन है, तो यहाँ पे जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यही डायफ्राम है। इसी डायफ्राम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो डायफ्राम में याद रखना है मस्कुलर सेप्टम, और मस्कुलर सेप्टम फाउंड ओनली इन मैमल्स। एक एक्सेप्शन है, मैमल्स एक एक्सेप्शन है, एंड क्रोको, किसमें, डाइल, क्रोकोडाइल, मैमल्स के अलावा क्रोकोडाइल। नॉर्मल शेप जो इसका होता है ना, नॉर्मल शेप, कैसा होता है, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल शेप ऑफ इट इज अ, ऑफ इट इज अ डोम, डोम, डोम बोले तो गुंबज, डोम लाइक, डोम कहने का मतलब इस तरह से गुंबज के आकार का। ये जो ये शेप है, यही जो शेप आपको दिख रहा है, ये गुंबज के आकार का, यही डायफ्राम का शेप होता है। आप कह सकते हो यही डोम लाइक या गुंबज के लाइक, गुंबज की तरह होता है। तो नॉर्मल शेप इसका डोम शेप होता है, नहीं,
डायफ्राम जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यही जो डायफ्राम आपको जो दिख रहा है ये चाहे ये डायफ्राम है, तो हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटा है। डायफ्राम से ऊपर क्या बोलेंगे, कैविटी को दो पार्ट में बांटेगा, तो डायफ्राम से ऊपर क्या बोला जाएगा, थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम ही हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटता है, थोरेसिक कैविटी, केवीटी, तो इसको थोरेसिक कैविटी। और डायफ्राम के जो नीचे की बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांट दिया है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम की जो बात करते हैं, डायफ्राम को अगर देखोगे तो उसमें मात्र तीन आप कह सकते हो छेद होता है। डायफ्राम में हमारा जो डायफ्राम है उसमें तीन ही छेद होता है बच्चों, चौथा छेद नहीं होता है। हम लोग जो डायफ्राम की बात करेंगे तो देखते हैं, छेद दिखाता हूं मैं, आओ इसको। डायफ्राम को अगर आप देखोगे तो हमारे डायफ्राम में तीन ही छेद है। यही डायफ्राम आपको दिख रहा है, और मैं इसे दिखाऊं तो तीन ही छेद आपको दिखेगा। तो बीच वाला जो ये कनेक्टिव टिश्यू सबका है, ये हटा दूं तो तीन छेद, और इसी पे मैं जूम कर दूं, इसी पे मैं, यही जो आपको दिख रहा है डायफ्राम में, तो मैं ज़रा सा जूम कर रहा हूँ इसको, नहीं थोड़ा और जूम कर दें, थोड़ा नीचे ले लो। ये इसमें तीन छेद आपको दिख रहा है। डायफ्राम में तीन ही छेद होता है, चौथा छेद नहीं होता है। एक छेद ये दिख रहा है, दूसरा छेद ये दिख रहा है, और तीसरा छेद ये दिख रहा है। नहीं, तीन छेद है, चौथा छेद अगर आपने कर दिया तो कहानी साफ, मारे जाएंगे हम लोग। यही क्या है, डायफ्राम की बात कर रहे हैं, तो डायफ्राम में हमारा तीन ही छेद मौजूद होता है। चौथा छेद अगर आपने कर दिया तो कहानी साफ हो जाएगा। तो डायफ्राम का जो सेंट्रल में, तो इसमें कितना छेद मौजूद होगा, तीन। तो जो तीन छेद यहाँ पे मौजूद है, तो एक छेद तो ईसोफेगस के लिए होता है, एक एरोटा के लिए होता है, और एक पोस्टीरियर वेना कावा के लिए होता है। नहीं, इसमें से एक पाइप जो निकल के जाएगा, एक पाइप जो निकलेगा इस तरीके से, जो निकलेगा इस छेद से, तो एक तो ईसोफेगस होता है, क्या नाम देगा, दूसरा जो होता है एरोटा, जो ब्लड सप्लाई करेगा, मोटा वाला आर्टरी एरोटा के लिए होता है। और तीसरा जो छेद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर वेना कावा। चौथा छेद आपको डायफ्राम में नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा जो डायफ्राम की बात करें बच्चों, तो उसमें तीन ही छेद मिलने वाला है, चौथा छेद आपको मिलेगा ही नहीं डायफ्राम में। तो तीन ही छेद डायफ्राम में मौजूद होता है। कौन कौन सा छेद है, ईसोफेगस के लिए, पोस्टीरियर वेना कावा के लिए, और एरोटा के लिए। चौथा छेद आपको डायफ्राम में, हमारा हम लोगों का जो डायफ्राम है उसमें चौथा छेद आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है जरा गौर कीजिएगा, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही तीन छेद जो आपको दिख रहा है, यही हमारा डायफ्राम, यही हमारा जो क्या दिख रहा है डायफ्राम, ईसोफेगस एरोटा और पोस्टीरियर वेना कावा का। नहीं, ईसोफेगस एरोटा और पोस्टीरियर वेना कावा का यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, छेद मिलेगा। ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो डायफ्राम दिख रहा है, तो डायफ्राम जो होता है रेडियल मसल्स इसमें प्रेजेंट होता है। आप लिख सकते हो, ये जो डायफ्राम है इसमें कैसा मसल्स होगा, रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट। डायफ्राम में रेडियल मसल्स प्रेजेंट होगा। और ख़ास बात है कि ये जो रेडियल मसल्स ओरिजिनेट कहाँ करेगा, पेरिफेरी से, इस डायरेक्शन में। अगर गौर से ध्यान से देखिए तो धारीदार इस तरह से बना हुआ है धार सब, तो स्टार्ट होगा साइड वाइज से और सेंटर की ओर जाएगा। तो वही कहानी है, इधर से स्टार्ट होके किधर जाएगा, सेंटर की ओर ये जाने का काम कर रहा है। नहीं, तो रेडियल मसल्स की जो बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनेट कहाँ पे करेगा, रेडियल मसल्स की जो बात कर रहे हैं
तो ये दे ओरिजिनेट कहाँ से? फ्रॉम पेरिफेरी एंड इंसर्टेड इन सेंट्रल रीजन, फ्रॉम पेरीफेरी एंड कहाँ इंसर्ट करेगा? इंसर्टेड इन द सेंट्रल रीजन, नहीं, पेरीफेरी से इनिशिएट करके किसके टुवार्ड्स जाएगा? सेंट्रल रीजन के टुवार्ड्स ये चला जाएगा। ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीफेरी एंड इंसर्टेड इनटू द सेंट्रल रीजन, साइड से होके सेंटर की ओर ये आएगा। नहीं, इसी मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखो डोम शेप की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरीके से, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे इस तरह से, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट फ्लैट। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम में, तो जैसे अभी तो ये डोम शेप है, जैसे ये डोम शेप, और इसी में अगर हम लोग कंट्रैक्शन करवा दें, ये डोम शेप है, इसी में कंट्रैक्शन करवाएंगे तो यही डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट। नहीं, तो डोम शेप कन्वर्ट हो जाएगा किस में? फ्लैट शेप में। तो ये शुरू में नॉर्मल केस में, ये नॉर्मल केस की जो बात कर रहे हैं, नॉर्मली ये कैसा है? क्या लिखेंगे? डोम शेप। नॉर्मली ये कैसा है? तो डोम शेप, और ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट। जब इसको खींचा जाएगा तो यही क्या हो जाएगा? फ्लैट। तो डोम शेप से फ्लैट, जैसे फ्लैट होगा तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जैसे फ्लैट होगा तो डोम शेप से फ्लैट होने पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? हमारा इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अंदर का प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अंदर का प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इनहेलेशन हो जाएगा। बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो बाहर का एयर अंदर आ जाएगा। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस लेने में, इंस्पायरेशन करवाने में डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए ये जो डायफ्राम है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। डायफ्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी मसल्स। इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, सांस लेने और सांस छोड़वाने में हेल्प करता है। डायफ्राम के अलावा और भी मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम मेन मसल्स है, हम लोग जो सांस लेते हैं इंस्पायरेशन, लगभग 75 से 80% इसी के कारण सांस लेते हैं बच्चों। गलती से भी डायफ्राम में एक आध छेद अगर अलग से हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग फरफरा के मारे जाएंगे। 75 से 80% सांस हम लोग इसी के कारण लेते हैं, तो हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। तो सांस हम लोग एयर अंदर ले ही नहीं पाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगले क्लास में हम लोग तो बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं और भी 2 मसल्स बचा हुआ है इंटरकोस्टल में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। क्लियर?